तो गाइस आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सर्कल के परिधि का, उसके एरिया का और चोंग के वॉल्यूम और एरिया का। ये समझने पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। इस पिक्चर को देखिए, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है 10 सेमी और मोटाई है 3 सेमी। इसका परिधि हम कैसे निकालते हैं? ये जो 4 लाइन है, 2 10 सेमी की लाइन, 2 3 सेमी की लाइन, इनकी कुल लंबाई ही इसकी परिधि है। मतलब सिंपली 3 + 10 + 3 + 10 यानी कि 26। और इसकी एरिया क्या है? इसका एरिया का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। ये देखो इमेज, इसमें हर एक सेमी एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ 3 सेमी है इसकी मोटाई, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट्स, और लंबाई 10 सेमी है इसलिए 10 डॉट्स। अभी इसका एरिया का मतलब हो रहा है कुल जितने डॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, और कुल कितने डॉट्स बने हुए हैं ये हिसाब करने के लिए जो तरीका है उसे आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे ऐसे 3 लाइन्स है। ये रहे वो 3 लाइन। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन्स को, मतलब कितने लाइन्स है, 3 है मतलब 3 लाइन्स है। और ये बता रहा है कि हर लाइन में कितने डॉट है। हर लाइन में डॉट है 10 और कुल लाइन है 3, मतलब कुल मिला के डॉट्स हो गए 30। ये 30 ही है इसका एरिया। मतलब सिंपली एरिया बन जाता है इसकी लंबाई मल्टीप्लाइंग बाई इसकी मोटाई। अब इस चीज को याद रखना, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है ये। अब का जो परिधि है वो ये पूरी गोल लाइन का कुल लंबाई है, यही उसकी परिधि है। पहली बार जब सर्कल की परिधि को मापा गया था, एक सिंपल तरीका क्या क्या होगा मापने का। एक रस्सी ले लिए, उसको इस सर्कल के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाना है। मतलब यहाँ से शुरू होगा, ऐसे 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 घूम के वो रस्सी यहाँ पे आएगी, फिर उसको यहाँ से ही काटना पड़ेगा। अब इस रस्सी को ऐसा लंबा करके रखना पड़ेगा, शायद ऐसा इतना लंबा होगा शायद से। अब ये लंबी जितना लंबा है वही इस सर्कल की परिधि है। परिधि को हम मान लेते हैं एल के रूप में, ठीक है। अब ये जो सेंटर है सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी लाइन खींची जा सकती है वो हमेशा सेंटर में से ही जाती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ आ गया तो यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। यहाँ सबसे बड़ा है, यहाँ सबसे मतलब यहाँ लाइन सबसे बड़ी होगी, यहाँ पे सब छोटी होगी, और ऐसे थोड़ा सा भी ऊपर आ जाए तो लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ी लाइन हमेशा सेंटर में से ही जाएगी। इसे हम कहते हैं डायमीटर। ये पूरी की पूरी लाइन हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करी कि इस डायमीटर को अगर हम कहीं पे इसका माप ले लेते हैं और उसको सर्कल के परिधि के ऊपर रखते हैं तो एक बार पूरा आएगा, फिर से एक बार आएगा, फिर से एक बार आएगा, और फिर टूट गया सॉरी, एक 7वां हिस्सा एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब 3 बार पूरा आएगा डायमीटर, उसके बाद भी डायमीटर का 1/7वां हिस्सा ज़्यादा होगा, तब जाके बनेगा एक पूरा का पूरा परिधि। ऐसा समझ सकते हो, परिधि इक्वल टू 3 बार पूरा डायमीटर और एक डायमीटर का 1/7वां हिस्सा, इतना एक साथ आने से बनता है परिधि। अगर हम इसको प्लस करेंगे पहले डी को कॉमन ले देते हैं, 3 + 1 + 7। ये 3 + 1 + 7 क्यों होगा, यहाँ से ऐसे क्यों आएगा, ये थोड़ा अच्छा मैं ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए 2 + 5
सॉरी 2 × 5 प्लस 3 × 5 है। इसका कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 5 × 2 10 और यहाँ 15 मतलब 25 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, माঝখানে मतलब मिडिल में एक प्लस है। सो ऐसे अगर हम कल्पना करें तो यहाँ पे 5 कॉमन लेके 2 + 3 किया जा सकता है। 3 + 2 कितना है, 5, 5 × 5 = 25, मतलब पहले भी 25 आया था, इसमें ऐसे भी 25 ही आएगा। सो मैंने सिंपली डी को इन दोनों में से कॉमन लेके यहाँ लिख लिया। इसको प्रेस कर देते हैं। अब 3 + 1/7 करने पे क्या आएगा, आएगा 22/7। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, 22/7 इसको मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे लिखा जाता है, पाई, थोड़ा बहुत आर जैसा दिखता है इंग्लिश का। सो 22/7 को पाई के रूप में लिखा जाता है। पाई का मतलब 22/7 ही है। जब चाहो इसे पाई के रूप में लिख सकते हो, जब चाहे 22/7 के रूप में लिख सकता हूँ। सो यहीं पे ये डी इक्वल टू डी पाई, मतलब 3 × 2 जो होगा 2 × 3 भी वही होगा, मतलब टी इंटू पाई जो भी होगा पाई इंटू टी भी वही होगा। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, इसको याद रखना। अच्छा मैं बोर्ड के यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई टी। अब हमें परिधि तो मिल गया, डायमीटर के साथ पाई मल्टीप्लाई करने पर परिधि मिल जाएगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। ये मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर। सो अब हम सर्कल को कुछ ऐसे, ये मतलब एक कागज़ से बना सर्कल है, मान लीजिए कुछ ऐसे करते हैं 6 पीसेस में, 6 या 4 या उससे भी ज़्यादा। मैं मेरे आसानी के लिए यहाँ 6 पीसेस कर रहा हूँ। सो इन 6 पीसेस को, ये जो लाइन है सेंटर से लेकर परिधि तक, ये जो लाइन है आपको देख सकते हैं कि ये डायमीटर का आधा है। इसे हम कहते हैं आर, यानी कि रेडियस। सो आर इक्वल टू d/2 मतलब डायमीटर का आधा। सो अभी एक चीज़ है, मतलब समझ लीजिए कि हमने कागज़ के सर्कल को ऐसे 6 हिस्सों में काटा और हर हिस्सा हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया। ये 2 हिस्से हो गए, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा, ये छठा। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये यहाँ जो कर्व वाला हिस्सा है ये परिधि है, मतलब हर जगह ये जो कर्व है ये परिधि है। और यह तो हमने सीधा काटा था परिधि से सेंटर तक, तो ये सीधा जो हिस्सा है ये सभी आर है, मतलब इधर भी आर है, इधर भी आर है और अंदर भी सभी आर है। सो अभी एक चीज़ नोटिस कीजिए, परिधि का आधा हिस्सा कहाँ है, आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। सो ये आधा हिस्सा कितना है, ये पूरी परिधि है और ये आधा परिधि है। तो सिंपली ये पूरी परिधि का आधा होगा, मतलब πd/2 होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई × d/2। अभी कुछ लोग कहेंगे कि, मतलब कुछ लोगों का डाउट होगा कि पहले यहाँ दोनों ही, मतलब पाई भी और डी भी 2 से डिवाइडेड थे, अब सिर्फ 2 से डिवाइडेड है। सो उनके लिए फिर भी एग्जांपल छोटा सा, ये है 4 × 2/2 और ये है 4 × 2/2। सो 4 × 2 = 8। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4, और यहाँ पे 2 कट के 1 हो जाएंगे और बन जाएगा 4। तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, वैसे ही ये और ये सेम ही है। आई होप आपका डाउट इस जगह पे कम से कम नहीं है अब। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये पूरा डी है और ये आधा हिस्सा, मतलब ये आर है, d/2 आर है। तो सिंपली हम इस d/2 के आर लिख सकते हैं ऐसे, पाई आर। सो अभी एक चीज़ आप नोटिस कर लो कि
ये हो गया पाई आर, नीचे का भी पाई आर। यहाँ तो हमने सिर्फ 6 ही पीस करे, लेकिन अगर हम बहुत सारे पीस करेंगे तो एक बहुत अच्छा रेक्टेंगल के जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब देखने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे जूम करने पर ये ऊपर की लाइन को ऐसे 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 लगेगा, मतलब ये गोल 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 पड़ दिया है। लेकिन काम के लिए ये एक रेक्टेंगल जैसे बन गया, और पहले ही तस्वीर के जैसा ये आर है, ये भी आर है, और ये ऊपर वाला पाई आर है, नीचे वाला भी पाई आर है। तो पहले हमने जो डॉटेड लाइन के पिक्चर को देखा था, तस्वीर को देखा था, उसके ही मुताबिक इसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, यानी कि पाई आर इंटू आर इंटू पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर अगर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्क्वायर समझने में थोड़ी दिक्कत है तो एक शॉर्ट मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3, मतलब यहाँ 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 का 4 या 3 का 3 लिखता हूँ ऐसे ही, 3 यहाँ 4 लिखा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इसे 3 टू दी पावर 4 कहते हैं। तो ये है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब आप दो बार गुण के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। सो ये बन गया पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसका जो एरिया है और इस सर्कल का जो एरिया है वो सेम ही होगा, क्योंकि सर्कल को काट के ही तो हमने ये दोनों बनाए थे। तो इन तीनों का एरिया तो सेम ही होगा, मतलब सर्कल का एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर। और ये थोड़ा एनवी नहीं होगा कि सर्कल का परिधि है पाई डी और एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो इसे याद रखने की आसानी करने के लिए हम डी को तो आर के रूप में लिख ही सकते हैं। अब इसे इग्नोर करते हैं। सो डी बाई टू इक्वल टू आर, ठीक है, मतलब डी का आधा आर है, मतलब डी इक्वल टू 2 आर के बराबर है। सो हम परिधि का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं पाई इंटू 2 आर। दिखने में ताकि अच्छा लगे इसलिए हम लिखते हैं 2 पाई आर। बात एक ही है, 3 गुना 4 जो है 4 गुना 3 भी हुई है, लेकिन ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए हम लिखते हैं। सो ये बन गया परिधि का फॉर्मूला, और ये बन गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। सो अभी बात करते हैं चोंग के बारे में। उसके पहले मैं फिर से आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। हमने देखा कि जब हम कोई मान लीजिए 3 सेमी लाइन को इमेजिन करेंगे तो ऐसे 3 बॉक्सेस की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये बन गए हमारे 3 सेमी लाइन। और अब अगर हम कहें कि एक रेक्टेंगल जिसका लंबाई है 3 सेमी और मोटाई है 2 सेमी, तो सिंपली यहाँ पे 2 सेमी कर देंगे मोटाई। अब इसकी लंबाई बन गई 3 सेमी और मोटाई बन गई 2 सेमी। तो पहले हमने देखा कि आराम से इसका एरिया बन जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो अभी ये बस एरिया बना, लेकिन वॉल्यूम कैसे बनेगा, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के लिए ये एक चीज़ देख लो। अगर हम लाइन की बात करें तो 1D है, मतलब वो सब ये बन गई 1D। सब आगे और पीछे की तरफ ये जा सकती हो। और अभी ये बन गई 2D, इसकी मोटाई भी है, पहले से लंबाई थी। अब इसका अगर इसको हम हाइट भी दे दें, मान लीजिए कि भी इसका हाइट बन गया मैं अरेंज करके फिर दिखाता हूँ। मैंने अरेंज कर लिया है, और अभी ये जो बना है इसका लंबाई है 3 ब्लॉक्स के बराबर, मोटाई है 2 ब्लॉक्स के बराबर, और इसका हाइट जो है वो भी 2 ब्लॉक्स के बराबर है। अब अगर ऊपर के ब्लॉक्स को हम नज़रअंदाज करें तो नीचे का हमने देखा कि एरिया होगा 3 इंटू 2, ठीक है। नीचे 6 ब्लॉक है,
ऊपर भी 6 ब्लॉक है 3x2। तो इसका वॉल्यूम का मतलब इसके कुल मिला के सारे ब्लॉक्स मतलब 6x2 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी हाइट 2 है तो ऊपर और 2 नीचे मतलब 2x हो जाएंगे। वैसे अगर इसका हाइट 3 ब्लॉक्स के बराबर हुआ, मैं सारे ब्लॉक्स नहीं रख रहा, अगर इसका हाइट 3 ब्लॉक्स के बराबर हुआ तो हम नीचे का एरिया क्या होगा, एरिया होगा 6। तो सिंपली एरिया के साथ हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 ब्लॉक्स हुआ तो 3, 4 हुआ तो 4। ऐसे ब्लॉक्स मैं बोल रहा हूँ इमेजिनेशन के लिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल में करते सेमी के रूप में, मीटर के रूप में वगैरह वगैरह। सो उसी तरीके से मैं ये आपको दिखाता हूँ कि चोंग का वॉल्यूम कैसे बनता है। तो ये है चोंग का निचला हिस्सा और ये बन गया एक चोंग, ठीक है। सो ये मान लीजिए ए है और इसकी लंबाई मतलब इसके में लंबाई की मतलब हाइट समझ लीजिए, हाइट है h। सो अब हमने देखा कॉन्सेप्ट हमने बनाया है कि वॉल्यूम निकालने के लिए बस ए को h के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ए जो है, ए का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, πr² इंटू h हो जाएगा। ए की जगह हमने देखा क्योंकि ये तो एक सर्कल ही है ना, ये तो एक सर्कल ही है और सर्कल का ए मतलब πr²। सो इसका सिंपली इसका फॉर्मूला होगा πr² h, ये होगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अगर हम बात करेंगे इसके एरिया का, इसके चारों दिशाओं में जो एरिया है उसका, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे दोनों ए है, इधर भी एक सर्कल है, इधर भी एक सर्कल है, इसका मतलब 2a है, मतलब 2a प्लस, अब ये तो गोल है चोंग, ऐसे बोतल की तरह ऐसे गोल होता है। इसको मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक चोंग है और ये जो गोल हिस्सा है ये हाथ है, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे फैला सकते हैं। मान लीजिए फैलाने के बाद ऐसे बन जाएगा। ये जो चीज़ थी मतलब ये जो है ये घूमकर इस सर्कल को बनाती थी, मतलब इसको रोल करने पर ये चोंग बनता था। सो सिंपली इस सर्कल का जो परिधि है वही इसकी लंबाई है और एज तो एज ही है। अगर मैंने जो बोला वो समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ मतलब ये लंबाई रोल हो गई तो इस सर्कल को बनाती थी, मतलब इस सर्कल की परिधि ही इसकी लंबाई है और सर्कल की परिधि हमने क्या जाना 2πr, ठीक है। ये सर्कल की परिधि है। सो परिधि है लेकिन एक लेंथ है। सो इस पूरे गोल चीज़ का लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये पूरे चीज़ का एरिया, मैंने गलती से बोला, एच के साथ हम लेंथ यानी कि 2πr को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2πr(h) बन जाएगा ये। सो ये बन गया सिर्फ इसका मतलब इस गोल जगह का एरिया, और ऊपर और नीचे का दो एरिया तो ये है, मतलब कुल एरिया बन गया 2a प्लस 2πr(h)। 2a की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू πr² सॉरी πr², ठीक है, क्योंकि ये का मतलब πr² है सर्कल में, प्लस 2πr(h). r² का मतलब मैंने बताया था कि दोनों r गुण की तरह है। सो यहाँ से हम 2πr कॉमन लिख सकते हैं, ऐसे 2π नहीं, उस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से टीचर्स भी उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, पूरे एरिया का एरिया सॉरी मतलब पूरे चौंक का एरिया इसी फॉर्मूले के साथ लिख देते हैं। सो बनेगा चौंक के पूरे सरफेस का एरिया। सो के लिए बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़।